हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर 5 के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें हम लोग आज इंडेक्स नंबर सूचकांक का तीसरा पार्ट है, जो तीसरा वीडियो है। इसमें आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है और इसका ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, इसके साथ साथ इसके प्रकार कितने होते हैं, इन सब चीज़ों को जानेंगे कि सूचकांक कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में इसे निकालने के लिए सूचकांक का जो मेथड है उस चीज़ को हम देख लिए थे, और उसकी परिभाषा, अर्थ, महत्व, इसकी विशेषताएं, इसकी आलोचनाएं, मानी कि लिमिटेशन क्या थी, इन सब चीज़ों को पिछले 2 वीडियो में हम देख लिए हैं। तो आप लोग वो वीडियो को बहुत ज़रूरी समझ के आप उसे ज़रूर देखें, तभी आपको आगे समझ में आएगी। तो आइए चलते हैं, आज हम देखते हैं कि समय उत्क्रमणीयता परीक्षा तथा तत्व उत्क्रमणीयता की परीक्षा क्या होती है, टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या आता है। तो सबसे पहले देखते हैं टाइम उत्क्रमणीयता परीक्षण, टाइम रिवर्सल टेस्ट। यह एक ऐसा परीक्षण है जो सूत्रों की शुद्धता की पर्याप्तता की जांच के लिए, शुद्धता तथा इसमें कितनी पर्याप्त यह सूत्र है उसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे इरविन फिशर ने दिया था। और इन्होंने ही बतलाया कि कीमत सूचकांक की गणना का वह ढंग पर्याप्त होगा जो दोनों ओर, पीछे की ओर तथा आगे की ओर काम करे। इसका अर्थ यह हुआ कि मान लीजिए एग्जाम्पल स्वरूप हमने यहाँ ले रखा है कि 2001 का सूचकांक 2000 वर्ष के आधार, यानी कि 2000 को यहाँ आधार वर्ष मानते हुए 2001 का सूचकांक निकालना है। और एक बार क्या करेंगे कि 2001 को आधार वर्ष मानते हुए हम 2000 का सूचकांक निकालेंगे, यानी कि दोनों का रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे। यानी कि एक बार पहले ईयर्स का, मान लीजिए अभी 2020 चल रहा है, तो 2019 को आधार मानते हुए 2020 का सूचकांक निकालेंगे, 2020 का सूचकांक निकालेंगे। और एक बार क्या करेंगे, आधार मान लेंगे 2020 को और 2019 का सूचकांक निकालेंगे। तो समय उत्क्रमणीयता ये चीज़ बतलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के अदृश्य रेसिप्रोकल होता है, ताकि इसका गुणनफल इकाई के बराबर हो। अर्थात इसका फॉर्मूला ये है, देख लीजिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, फॉर्मूला लिखे हुए हैं, देख लीजिए। यहाँ पी सूचकांक निकालने के लिए पी से हम डिनोट करते थे सूचकांक को, पी, और ये 0 है वो आधार वर्ष मानते थे, यानी कि पहले वाला वर्ष, और 1 जो था बाद वाला वर्ष। इसको मल्टीपल कर देंगे, प्राइस पहले वाला को आधार मान लेंगे, यहाँ पे आधार हो जाएगा कौन, ये 1, उसके बाद 0, यानी कि ये जो बाद वाला वर्ष था, है ना, जो लास्ट वाला वर्ष था, उसको हम 0 से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो इस दोनों का गुणनफल जो होगा वो 1 आना चाहिए। यह परीक्षण केवल फिशर के सूत्र तथा मार्शल एजवर्थ के सूत्र से में ही पूरी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मार्शल और एजवर्थ और फिशर का सूत्र को सर्वमान्य माना गया था। अगला है इसका दूसरा तरीका है तत्व उत्क्रमणीयता परीक्षण, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के अनुसार कीमत सूचकांक तथा मात्रा, क्वांटिटी सूचकांक, मूल्य सूचकांक के प्रति बराबर होने चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि कीमत परिवर्तन तथा मात्रा में जो परिवर्तन, क्वांटिटी में प्राइस में परिवर्तन और क्वांटिटी में परिवर्तन का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, कुल परिवर्तन के बराबर होगा।
मूल्य के जो कुल परिवर्तन होगा प्राय कीमत के यानी कि मूल्य का जो कुल परिवर्तन होगा उसके बराबर होगा, जिसका सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यानी कि प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू और करंट ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर और करंट ईयर इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ P1 Q1 बटे समेशन ऑफ P0 Q0। तो ये इसका सूत्र है। यह सूत्र भी फिशर के सूत्र से मिलता जुलता है, पूरा उतरता है, यानी कि फिशर का सूत्र जो है उससे बिल्कुल मिलता है, इसलिए फिशर को आदर्श कहते हैं। फिशर का सूत्र को आदर्श माना गया है। आमतौर पर इसी सूत्र को कीमत सूचकांक के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कीमत सूचकांक के प्रयोग में किसका प्रयोग किया जाता है, इस सूत्र का। इसको किसमें, कीमत सूचकांक निर्धारित करने के लिए इस सूत्र का आमतौर पर प्रयोग में लाया जाता है। अब इसका दूसरा तरीका है भारित कीमत सापेक्ष की औसत विधि। इस विधि में भारित यानी कि वेटेज जो हमने पढ़े थे, तो ये भारित कीमत सापेक्षों को भार के जोड़ से विभाजित किया जाता है। जहाँ पे देख लीजिए, यहाँ सूचकांक P01 का यानी कि बेस ईयर पहले को मान लेना है, बाद को हम करंट ईयर मान करके क्या करते हैं, समेशन ऑफ सूचकांक इंटू भारित वेटेज को लेते हैं बटे समेशन ऑफ वेटेज को हम ले लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये सूत्र इसका रहा भारित कीमत सूचकांक का, जिसमें P इक्वल टू कीमत अनुपात को बतलाता है और W इक्वल टू भार को बतलाता है। P में वर्तमान कीमत सूचकांक किसी वर्ष के आधार वर्ष पर लेता है। तो इसे बनाने का ये स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, कीमत अनुपात निकालने के लिए क्या करना होता है हमको, P1 बाय P0 यानी करेंट ईयर का कीमत बटे बेस ईयर का कीमत गुने 100 कर दिया जाता है। प्रत्येक कीमत सापेक्ष P को भार W से गुणा किया जाता है। प्रत्येक कीमत सापेक्ष को, यानी कि डाटा जो दिया हुआ रहेगा उसमें P गुने W कर देना होगा, गुना कर दिया जाता है। उसके बाद इसके जोड़ का समेशन निकाला जाता है। समेशन तो आप जानते ही हैं। उसके बाद निम्न सूत्र को लागू किया जाता है। इस सूत्र का प्रयोग कर दिया जाता है जो हमने अभी ऊपर में देखे थे। आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे आपके अब दिया हुआ है, देखिए वस्तुएं ABCD तक दे दिया है, ये आपका वस्तु रहा। उसके बाद क्या है, आधार वर्ष की कीमत P0 से देख लीजिए, यहाँ पे दे दिया है आधार वर्ष का कीमत ये दिया हुआ है और यहाँ चालू वर्ष का कीमत ये दिया हुआ है। देख लीजिए, ये आधार वर्ष का हो गया, ये आपका चालू वर्ष का हो गया। उसके साथ वेटेज को भी दे दिया गया है, भार को भी दे दिया गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का जो P करके प्रत्येक का निकालना है। यहाँ पे आइए एक सॉल्यूशन करके भी हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, अब कीमत अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते थे, P1 बाय P0 इंटू 100 कर देते थे। तो प्रत्येक को अलग अलग करना है, A का अलग, B का अलग, C का अलग, D का अलग, E का अलग अलग करना है। तो आइए हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। देख लीजिए, P1 बाय P0 इंटू 100 कर दिए तो ये यानी कि 10 बाय 8 इंटू 100 करेंगे तो 125 आ जाता है। 6 बाय 4 इंटू 100 करेंगे तो 150 आ जाता है। 6 बाय 3 करेंगे इंटू 100 करेंगे तो 200 आ जाता है। इसी प्रकार से हम ये P निकाल लिए हैं। ये P हमारा निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, ये P को वेटेज से मल्टीपल कर दीजिए और यहाँ PW निकल जाएगा। 125 गुने 10 करेंगे तो देख लीजिए क्या आएगा, 1250।
150 को 25 से मल्टीपल करेंगे तो 3750 आ जाता है। देखिए 200 को 15 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमको 3000 प्राप्त हो जाता है। 150 को 40 से मल्टीपल करेंगे तो 6000 प्राप्त हो जाता है। और 120 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 1200 प्राप्त हो जाता है। और इन सभी को कैलकुलेट जब हम कर देंगे तो समेशन ऑफ PW यहाँ आ जाएगा 15200 आ गया है। अब डायरेक्ट उस फॉर्मूले के ऊपर इसे पुट कर दीजिए। फॉर्मूला ये अभी ऊपर में हमने बता दिए। समेशन ऑफ W क्या है देख लीजिए, वेटेज का समेशन ऑफ, यहाँ ये ऐड कर लिए हैं, इसको भी ऐड कर लीजिए, इसको भी ऐड कर लीजिए और फार्मूला पर पुट कर दीजिए। देखिए 152 आ गया आपका, ये रहा आंसर। तो इस प्रकार से हम समय उत्क्रम्यता और तत्व उत्क्रम्यता विधि को जान लिए। अब आइए देखते हैं कि सूचकांक के कितने प्रकार होते हैं, इसके प्रकार को पढ़ते हैं, फिर इस प्रकार को कैसे निकाला जाता है वो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे निकालने का। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि थोक कीमत सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और भौतिक कीमत सूचकांक का थ्योरी पार्ट आज देख लेते हैं। अगले क्लास में हम कैलकुलेशन करके सभी को देख लेंगे और फाइनल लास्ट क्लास होगा ये पिछला अगला हमारा, यानी कि 4 क्लास में आपका इंडेक्स नंबर खत्म। तो यहाँ पे देखिए सूचकांक जो है 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता कीमत सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स और तीसरा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर। तो ये रहा 3 तरीका। अब 3 तरीका में हम देखते हैं उपभोक्ता कीमत क्या करता है। तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है वह बतलाता है कि यह सांख्यिकी यंत्र का एक ऐसा विधि है जो निश्चित समय में निश्चित वस्तुओं को, देख लीजिए यहाँ निश्चित समय में निश्चित वस्तुओं की मात्रा का परचून कीमतों में परिवर्तन के आधार पर जीवन लागत में परिवर्तनों को मापती है। इसीलिए इसे जीवन लागत सूचकांक अथवा परचून कीमत सूचकांक भी कहा जाता है। इसे जीवन लागत सूचकांक तथा परचून कीमत लागत सूचकांक भी कहा जाता है। यह सूचकांक सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का विशेष वर्ग को जीवन लागत पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक हमें कीमतों की वृद्धि तथा कमी का उपभोक्ता के विभिन्न वर्गों जो विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं पर प्रभाव को निर्धारित करने के योग्य बनाते हैं। इसलिए उपभोक्ता के विभिन्न वर्गों, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न व्यवसायियों, देख लीजिए विभिन्न वर्गों, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न व्यवसायियों तथा विभिन्न समय के लिए अलग से कीमत सूचकांक बनाए जाते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि लोगों के विभिन्न वर्ग कीमत परिवर्तनों से विभिन्न प्रकार से विभाजित होते हैं। वस्तु का उपभोग एक ही क्षेत्र में प्रत्येक वस्तु के लिए विभिन्न प्रकार से होते हैं। मतलब वस्तु का जो उपभोग होता है वह एक क्षेत्र में जो होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं, विभिन्न तरह के होते हैं। तो यह भी हम कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में 2 जीवन लागत सूचकांक, विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है 2 जीवन लागत सूचकांक वास्तविक जीवन लागत की तुलना के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। एक क्षेत्र में ऊंचे सूचकांक का यह अर्थ नहीं चाहिए कि इस क्षेत्र में वस्तुओं की कीमतों आधार वर्ष की तुलना में दूसरे क्षेत्र में अधिक बढ़ती है। तो ये था उपभोक्ता कीमत सूचकांक। इसकी उपयोगिता कहाँ है, इस चीज़ को आइए हम देख लेते हैं। इसकी पहला उपयोगिता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में माप में सहायता होता है। जब मुद्रा का जो क्रय शक्ति के माप करना होता है तब इसकी सहायता होता है। हेल्प इन मेजरिंग परचेजिंग पावर ऑफ मनी,
उपभोक्ता कीमत सूचकांक का मुद्रा की क्रय शक्ति का साथ विपरीत संबंध होता है। किससे? उपभोक्ता सूचकांक का जो होता है मुद्रा की क्रय शक्ति जो होता है उसके साथ विपरीत संबंध होता है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा कि क्वेश्चन देख लीजिए इस प्रकार से हो सकता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति के माप में सहायता के रूप में जो है उपभोक्ता कीमत, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक तथा मुद्रा की क्रय शक्ति के साथ कैसा संबंध पाया जाता है। दे देगा ऑप्शन में पहला सीधा संबंध, दूसरा दे देगा विपरीत संबंध, तीसरा दे देगा दोनों तरीके से, या ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि इसके बीच ऑप्शन ऐसे बना सकते हैं कि सीधा यानी कि प्रत्यक्ष संबंध दे सकता है, सीधा को ऐसे प्रत्यक्ष कर सकता है, ऑप्शन चेंज कर सकता है। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, इसमें क्या होता है डायरेक्ट समझिएगा, विपरीत संबंध होता है। तो ऐसे क्वेश्चन रह सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। जब उपभोक्ता कीमत सूचकांक बढ़ता है तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। कहने का मतलब है कि आप देख लीजिए, उपभोक्ता कीमत सूचकांक अगर बढ़ेगा, कीमत का सूचकांक जब बढ़ेगा तब क्या होगा, मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर जो होगा, मनी का परचेजिंग पावर जो होगा वो घट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब ये घटेगा सूचकांक तो ये बढ़ेगा, मतलब विपरीत संबंध पाया जाएगा। स्पष्ट समझिए। दूसरा तरीका है मजदूरी समझौते में सहायता, हेल्पफुल इन वेज नेगोशिएशंस। यह सूचकांक विशेष वर्ष की मजदूरी निर्धारण करने में ही सहायक होता है। इसे मजदूरों तथा मालिकों में मजदूरी समझौते का तर्कपूर्ण आधार स्वीकार किया जाता है। इसका तीसरा उपयोगिता है सरकारी नीतियों में। जब सरकार नीतियां बनाती है तो उसमें कीमत सूचकांक, मजदूरी नीति की जो कीमत का सूचकांक का प्रयोग कराया जाता है। अब देखिए कि सरकार की कौन कौन नीति है, मजदूरी नीति बनाने में, कीमत नीति में, काराधन मतलब टैक्सेशन का नीति में, तथा सामान्य आर्थिक नीतियों को निर्धारण करने में भी इस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अगला है बाजार का विश्लेषण में भी इसका उपयोगिता है। यह सूचकांक बाजार विशेषताओं को विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग निर्धारित करने में सहायता करती है। तो ये रहा इसका उपयोगिता। इसके अलावा उपभोक्ता कीमत सूचकांक बनाने के मुख्य कुछ पग क्या स्टेप है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। इसका पहला स्टेप है अध्ययन में लोगों के वर्ग को निर्धारित करना, जिसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि जिन लोगों के लिए सूचकांक बनाना है उस वर्ग का निर्धारण करना चाहिए। यानी कि जिनका सूचकांक बनाना है उन्हीं का क्या कहते हैं, वर्ग निर्धारित करना चाहिए। चुना हुआ वर्ग समरूप होना चाहिए। जो हम निर्धारित करेंगे वर्ग उसको क्या करेंगे, वो समरूप होना चाहिए तथा इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेना चाहिए। कहने का मतलब है जिसका हम सूचकांक निकाल रहे हैं उसका वर्गीकरण कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से उसमें समरूपता के अनुसार हम जब वर्गीकरण कर देंगे तो क्या होगा, इससे हम और इसको परिभाषित करके ही हम अगला स्टेप उठा सकते हैं। दूसरा तरीका है पारिवारिक बजट का जांच करना चाहिए। पारिवारिक बजट संबंधी जो सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि जब हम सूचकांक निर्धारित करेंगे तब समूह में शामिल औसत परिवार, विभिन्न उपभोग वस्तुओं पर किया गया व्यय,
ऐसी जांच में देय आधार पर परिवारों का चुनाव लॉटरी विधि द्वारा किया जाना चाहिए। इससे मदों के प्रत्येक समूह को भार निर्धारित करने में सहायता मिलती है। अगला इसका स्टेप है उपभोग ढांचे का वर्गीकरण, जो इसका उचित परिमाप प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उपभोग की मदों का वर्गीकरण करना चाहिए। यह अधिक स्वीकृत वस्तुओं का होना चाहिए, जिसमें अनाज, कपड़े, ईंधन तथा प्रकाश, धन का किराया, फुटकर आदि तत्वों का कर लेना चाहिए। इन समूहों को जो हमने बताया अभी, अनाज, कपड़े, ईंधन तथा प्रकाश, धन का किराया, फुटकर जो बतलाए, इसमें इन समूहों को आगे उस समूहों में बांटा जाता है। जैसे कि अनाज को गेहूँ, अनाज में क्या रखेंगे, गेहूँ, चावल, दालें, चीनी आदि को बांटेंगे जो अनाज के अंतर्गत आता है। दूसरी कपड़े के अंतर्गत जिन जिन वस्तुओं को आता है उन सब चीज़ों को सब रख लेंगे। वस्तुओं का चुनाव सामान्य प्रकृति का साधारण परिवार के उपभोग से संबंधित होना चाहिए, ये जरूरी है। उसके बाद इसका चौथा तरीका है प्रचलित कीमतें का निर्धारण कर लेना चाहिए। जो प्रचलित कीमत है उसी को ध्यान में रखते हुए सूचकांक निकालना चाहिए। मदों की कीमतों को इकट्ठा करना अगला पग है। कीमतें उस क्षेत्र से इकट्ठी की जाती हैं जहाँ पर जिन लोगों के लिए सूचकांक बनाया जाता है तथा जहाँ से यह लोग अधिकतर वस्तुएं खरीदते हैं, उन जगहों का बनाना चाहिए। प्रचलित कीमतें प्राप्त करते समय निम्न बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात कौन कौन सी हैं? तो इसके अंतर्गत परचून कीमतें, प्रत्येक मद की गुणवत्ता स्पष्ट करते हुए देखना चाहिए, स्थिर सूची से लेनी चाहिए। इसका दूसरा है परचून कीमतें में होने वाली परिवर्तन जो होता है वो अंतिम उपभोक्ताओं से कटौती काट कर प्राप्त की जानी चाहिए। उसके बाद का स्टेप है इसमें प्रचलित कीमत नापने का। यह कीमतें उस क्षेत्र से लेनी चाहिए जहां संबंधित वर्ग रहता है। उसके बाद यदि उपभोक्ता वस्तुएं किसी अवैध कीमत पर प्राप्त कर रहे हैं तो इसे भी शामिल कर लेना चाहिए। अगर प्रचलित कीमतें किसी विश्वसनीय एजेंट से ली जाती हो तो उसे भी शामिल कर लेना चाहिए, ताकि क्या होगा कि वास्तविक सूचकांक प्राप्त हो जाएगा। ये था इसका चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप है इसका भार निर्धारित करना चाहिए। इसमें विभिन्न वस्तुओं का जो वेट होगा उसको प्रदान कर देना चाहिए, वेट देना चाहिए विभिन्न वस्तुओं का कितना वेट उसको मिलना चाहिए, जो पारिवारिक बजट जांच में लोगों द्वारा किए गए हैं। महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि जितने भी वस्तु है उस पर भार दे कर के ही हम निकाल सकते हैं। और इसका सूचकांक निकालने का तरीका, ये सूचकांक बनाने का क्या तरीका है, ये चीज़ पहले से निर्धारित कर लेना चाहिए। कैसे बनाएंगे इस चीज़ को, तो आइए देखते हैं सूचकांक बनाने वाला तरीका। इसके दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है सामूहिक और दूसरा है पारिवारिक बजट ढंग। सामूहिक व्यय ढंग कर दीजिए, व्यय ढंग, और दूसरा पारिवारिक। पारिवारिक व्यय ढंग। तो ये सामूहिक व्यय ढंग जो है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब इस विधि का प्रयोग किया जाता है तो आधार वर्ष में विशेष समूह द्वारा
उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का अनुमान लगाया जाता है, जो भौतिक भार कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का अनुमान लगा लेना चाहिए, जो भौतिक भार को बतलाएंगे। सामूहिक व्यय की गणना विभिन्न वस्तुओं की वर्तमान कीमतों को आधार वर्ष की उपभोग की जाने वाली वस्तुओं से गुणा करना चाहिए। यानी कि इसमें सामूहिक व्यय ढंग में क्या होता है कि मल्टीपल कर देना था प्राइस ऑफ करेंट ईयर इनटू प्राइस क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। इस तरह आधार वर्ष की कीमतों को आधार वर्ष की मात्राओं से गुणा करके आधार वर्ष का सामूहिक व्यय ज्ञात किया जाता है, जो क्या कहते हैं, इसमें क्या है P0 इंटू PQ को भी ज्ञात करके हम क्या करेंगे, तब क्या है समेशन ऑफ P1 और समेशन ऑफ PQ0 वर्तमान वर्ष में सामूहिक व्यय को समेशन ऑफ इसका ऐसे निकाल सकते हैं, और सॉरी उस अलग अलग से निकाल सकते हैं हम। और इससे जब क्या करेंगे समेशन ऑफ इसका डायरेक्ट आप इतना समझ लीजिए कि इसमें फार्मूला में तो आपको फार्मूला से ही समझ में आएगा। उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, निकालने के लिए क्या करना होगा, समेशन ऑफ P1 Q0 बटे भाग दे देना समेशन ऑफ P0 इंटू Q0 इंटू यहाँ कर देना 100। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, जिससे हम सामूहिक ढंग से निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा हम क्या बताए थे, पारिवारिक बजट का ढंग, यानी कि पारिवारिक बजट जो व्यय करने का बजट है उसमें उस ढंग में यानी पारिवारिक बजट ढंग में विभिन्न मदों पर एक औसत परिवार के औसत व्यय का अनुमान लगाया जाता है, तथा जब भी भार होते हैं इसमें भार कीमत में गुना किए जाते हैं। यानी कि भार जो होगा P0 इंटू Q0 को मल्टीपल कर देना होगा। प्रत्येक वस्तु के लिए कीमत अनुपात प्राप्त किए जाते हैं तथा इन्हें मूल्य भार से गुणा कर दिया जाता है। इसके गुणनफल को भार के मूल्यों से विभाजित किया जाता है। यानी कि भार के जो मूल्य होगा देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा P01 इक्वल टू समेशन ऑफ PV बटे समेशन ऑफ V, या इसे ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ PW बटे समेशन ऑफ W। आपको एक फार्मूला से डाला जा सकता है, या तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ IW और समेशन ऑफ W। तो इस सूत्र को आप ध्यान में रखें, जहाँ पे V इक्वल टू हमने अभी जो फार्मूला बताया उसमें आप नोट कर लीजिएगा अलग अलग से और अब समझ लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ चेंज हम क्या किए V, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा P0 इंटू Q0। मतलब P0 Q0 मतलब जान गए कि नहीं, यानी कि मूल्य का भार, यानी कि आधार वर्ष जो है उसका मूल्य का भार ये है। और I से हम क्या कह सकते हैं, समूह का सूचकांक समूह का सूचकांक। और W से तो आप जानबे करते हैं कि W से भार होता है वेटेज, है ना। तो इन सब चीज़ का प्रयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक कैसे निकाला जाता है, डाटा से हम निकाल के देखेंगे उसको। तो आज का ये क्लास
बहुत ही आप लोग इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जिसमें ये थ्योरी पार्ट, उपभोक्ता कीमत सूचकांक का थ्योरी पार्ट को हम जानने का कोशिश किए। इसमें फार्मूले जो आते हैं उन सब चीज़ों को देखें। और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम इसका कैलकुलेशन करके देख लेंगे, साथ ही थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है और औद्योगिक मूल्य सूचकांक क्या होता है, इन सब चीज़ों को देख लेंगे। फिर थोड़ा सा गुण और दोष देख लेंगे, इसको बनाने में क्या कठिनाई है, उसके बाद सूत्र को एक साथ हम इकट्ठा कर देंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस सब चीज़ को हम PDF में डाल देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप इसे सीरियसली देखें। इससे पहले 2 क्लास हमने इंडेक्स नंबर का दिए हुए हैं, उन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से देख लें और समझ लें, जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही फ़ायदा और लाभ पहुंचाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।